नमस्कार, मैं हूं मोहन शाह। खुली बातचीत में आपका स्वागत करता हूं। खुली बातचीत मोहन के साथ, और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सोहम अखिल चंद्र पंड्या। नमस्कार सोहम भाई। नमस्कार। आपने अपने जीवन में विज्ञान की, साइंस की पढ़ाई की जी। और उसमें पीएचडी किया है। जहाँ तक मेरा ये है कि आपने बायोटेक्नोलॉजी में, बॉटनी में पीएचडी किया है। तो बॉटनी में पीएचडी करने के बाद आज आप उस क्षेत्र को या उससे संबंधित क्या कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। बॉटनी के अंदर एक विषय होता है स्पेशलाइजेशन, यानी बीएससी तो हमने वर्धा में ही किया। आने के बाद में 10वीं तक यहीं पढ़ाई की, 12वीं की, बीएससी यहीं पर किया। बीएससी के बाद में हम बड़ौदा गए, और बड़ौदा के अंदर एक विषय है खास करके जिसका नाम है इकोनॉमिक बॉटनी और फाइटोकेमिस्ट्री, यानी वनस्पति का रसायन शास्त्र, उसको समझना और उसको इकोनॉमी से जोड़ना। यानी हमारी रोजमर्रा शास्त्र है उसके साथ में जोड़ना। वो खास करके हम लोगों ने हमने जानबूझ के लिया था, क्योंकि गांव के क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की एजुकेशन लेके हम यदि जाते हैं तो टेक्नोलॉजी जनरेशन के काम हम कर पाएंगे। तभी हम लोगों ने सोचा था कि बीएससी के बाद में देवेंद्र भाई हमें ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र ज्वाइन करने को कहते थे, लेकिन माता जी ने स्पष्ट कहा कि डिग्री नहीं होगी तो देश के अंदर कोई नहीं पूछेगा। सही बात है। तो उन्होंने कहा कि डिग्री ले लो। मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है क्या। हमने एमएससी भी किया और पीएचडी भी किया। तो पीएचडी एमएससी के लिए हमें फेलोशिप मिली थी स्विट्जरलैंड की। एक ग्रुप हुआ करता था, वो फेलोशिप देता था। उसकी फेलोशिप लेके बड़ौदा में हमने अभ्यास किया। उसके बाद में पीएचडी के लिए हमको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की यूजीसी की फेलोशिप मिली। उसके बाद में हमें यूजीसी की ही क्या बोलते हैं पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए हमें फेलोशिप मिली, और उसमें हम लोगों ने टिश्यू कल्चर के ऊपर काम किया, यानी इकोनॉमिक बॉटनी फाइटोकेमिस्ट्री, उसके बाद में टिश्यू कल्चर ये किया। और पोस्ट डॉक्टरेट करते करते ही हमें नौकरी भी मिली, लेक्चरशिप। तो पहली लेक्चरशिप हमने पूना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अमरनेर में एक कॉलेज हुआ करता था, प्रताप कॉलेज अमरनेर, वहाँ पर अभ्यास की, पढ़ाने का काम किया। तो इस प्रकार से हम प्राध्यापक भी बने। लेकिन जीवन में ये निश्चय किया था कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करेंगे, तो उस प्रकार की संस्था के लिए काम करना कि दिशा हम निर्धारित करेंगे, विषय हम निर्धारित करेंगे, क्या पढ़ाना है, किस ढंग से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और किसको पढ़ाना है और क्या कार्य करना है। तो उस दृष्टिकोण से किया। तो बाद में वर्धा में भी है जहाँ पर हमने बीएससी किया था, जानकी देवी बजाज विज्ञान महाविद्यालय। वहाँ भी हमने 1 साल तक लेक्चरशिप की। उसके छोड़ने के कई कारण हैं। और धामन गांव के अंदर भी एक कॉलेज था, आदर्श साइंस कॉलेज, वहाँ भी हमने पढ़ाया। और उसके बाद में डिसाइड किया है कि हम अब खुद अपना कुछ करेंगे, कार्य करेंगे। तो वो करने के दृष्टिकोण से हमने सुपर्ण नीलियम करके एक नर्सरी चलाई। आप देखते हैं आज भी हमारे घर के सामने जो छोटे छोटे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, ये उसी साल को लिया हुआ वो था। लेकिन खुद के दम पे आप रिसर्च कर नहीं पाते हैं। सरकार भी जब पैसा देती, कोई संस्थागत ढांचा चाहिए। तो यहाँ पर ये जो थी जमनालाल बजाज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी तो वो एमगिरी के रूप से जाना जाता है। तो उसके डायरेक्टर ने कहा कि आप हमको एक प्रोजेक्ट दीजिए, वो सैंक्शन हो गया तो आपको हम यहाँ काम करने का मौका देंगे, रिसर्च का। उनको लगा नहीं था कि हम कोई प्रोजेक्ट बना लेंगे। तब के डायरेक्टर थे वो यहाँ से आए थे, इंडस्ट्री से आए थे। इंडस्ट्री से यहाँ पर आना तो आदमी तो बहुत ही डायनामिक रहता है। तो जब हमने उनको प्रोजेक्ट दिया तो 2-3 महीने उन्होंने कहा कि आ जाइए, कल आइए, इस अगले सप्ताह आइए। फिर कहा कि ये जिम्मेदारी मैं क्यों लूँ, मेरे पीछे पहले ये है। तो हमने बोला काम का बोझ है, तो आपने कहा था, इसी हमने प्रोजेक्ट बनाया है। सही।
वही प्रोजेक्ट लेके फिर हम ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र में 1992 में काम करने के लिए लगे और तब से लेके 30 साल तक 2021 तक वहाँ अलग अलग हैसियत से काम किया। और ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र से आप निवृत्त हो गए, अब वर्तमान में आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? अभी एक है पर्यावरणीय विकास संस्था, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ये संस्था है। ये भी टेक्नोलॉजी जनरेशन का काम करती है। ये किसकी संस्था है? ये हम ही ने बनाई है। अच्छा, आपने बनाई है? हमने बनाई है। हाँ हाँ। वो जो पहले थी ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र, वो देवेंद्र भाई ने बनाई थी। देवेंद्र भाई संस्था बनाने में काफी निपुण थे। हाँ, अच्छी अच्छी संस्थाएं बनाई, दिल्ली में भी बनाई उन्होंने और वर्धा में भी बनाई थी, क्योंकि वो मगन संग्रहालय के अध्यक्ष थे। उसके अंतर्गत पहले एक डिपार्टमेंट के रूप में ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र बनाया, बाद में एक संस्था की स्थापना की 1984 में। तो हमने जब इसको छोड़ा, हमें अंदाज था कि चीज़ें जो हैं बदलते रहती हैं, तो हमने एक संस्था बना कर रखी थी। हम हैं, हमारे दूसरे भी मित्र हैं, टेक्निकल लोग भी हैं। उसमें अभी आपका कार्यक्षेत्र क्या चल रहा है? उसमें आपका कार्यक्षेत्र अभी? हमने एक मॉडल हाउस बनाया है इनके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक अलग प्रकार का मकान चाहिए, तो मकान बनाया, सस्ता और गर्म, सस्ता, ठंडा और हमारे पर्यावरण को पूरक। ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये हैदराबाद की एक संस्था है। तो एक मीटिंग के अंदर हम बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आपका मॉडल हमें अच्छा लग रहा है। हमने एक प्रपोजल दिया था उनको, तो अच्छा लग रहा है, तो आप इस प्रकार का एक मॉडल बना कर दीजिए। वहाँ पर क्या हम लोग कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉटरी की कई चीज़ें हैं, तो 35 लोगों के लिए पॉटरी का हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। फिर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कुछ इरिगेशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। और तीसरा जो था वो ये था बाम्बू के ऊपर। तो उसमें भी हर एक विषय के अंदर 30-30 लोगों को प्रशिक्षण दिया, जिसका पैसा हमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सही बात है। उन्होंने पहले के जमाने में हम लोग जैसा देखते थे कि बाम्बू और मिट्टी से ही घर बनाए जाते थे, जैसा गांधी जी का जो आश्रम है, ये भी घर ऐसा ही था, उसी प्रकार से बनाया हुआ है। और वो एनवायरनमेंट है ना, प्रकृति के हिसाब से बहुत अच्छा था, ठंडी गर्मी सभी मौसम को देखते हुए। जी। तो उसी कार्यक्षेत्र पे आपका कार्य भी चल रहा है, ऐसा समझा जाए। कहते हैं इकोलॉजिकली साउंड, इकोनॉमिकली वायबल और सोशली जस्ट। इकोलॉजिकली साउंड यानी पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, इकोनॉमिकली वायबल यानी ऐसा ना हो कि हम पर्यावरण को बचाना है तो फिर जेब से ही खर्च कर रहे हैं, नुकसान के अंदर चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकली वायबल ही हो चाहिए और सोशली जस्ट, गरीब को और गरीब ना करे, अमीर को और अमीर ना करे। तो जो डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट था ग्राम स्वराज का, गांधी जी का जो मूल्य था, उस मूल्य के अनुरूप हम लोगों ने टेक्नोलॉजी की। मैं और मेरी टीम ने करीब 600 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो मार्केट के अंदर उसमें से करीब 150 प्रोडक्ट जो हैं अभी मार्केट में चल रहे हैं और हजारों लोगों को उससे प्रशिक्षण मिला है। उसमें हम लोगों ने सरकार की भी मदद करी। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन करके एक मिशन हुआ करता था, देश के लेवल का, NRLM बोलते हैं उसको, स्टेट का भी था SRLM। इन दोनों चीज़ों को करके हम लोगों ने करीब 2-2.5 लाख बहनों को प्रशिक्षण किया है। बहुत ही अच्छा कार्य। और इसके अंदर आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट, साइंटिफिक प्रोजेक्ट हमने दिए मिनिस्ट्री को, तो जितने हमने प्रोजेक्ट दिए थे उससे ज़्यादा तो हमको इनवाइटेड प्रोजेक्ट्स थे। यानी हमको मंत्रालय कहता था कि आप प्रोजेक्ट दीजिए सोहम भाई। ये इसलिए करते थे कि हम जो हमेशा जो प्रोजेक्ट चलते रहते, समझ लो खाद के ऊपर काम करना है तो देश भर के अंदर 400-500
प्रोजेक्ट सिर्फ खाद के ऊपर ही बन रहे हैं, लेकिन हमने जब भी प्रोजेक्ट दिया तो एकदम से लीक से हटकर था। पहला प्रोजेक्ट हमारा था जो पेड़ों से गोंद निकलता है ना, वो कैसे निकालना, उसका साइंटिफिक मेथड कैसे होना चाहिए, पेड़ को क्षति नहीं होना चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार के हम लोगों ने इला भट्ट करके एक काम भी करती थी गुजरात के अंदर, पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर जहाँ पर है, तो वहाँ पर भी जाके हम लोगों ने ये प्रशिक्षण दिया, तो महिलाओं को बहुत अच्छा लगा, उनकी उसमें से उत्पादकता ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये केंद्र सरकार के साथ पैसे है देते थे, और राज्य सरकार भी इसमें, अलग अलग राज्यों की सरकार भी इसमें आपको सहायता करती है। कुछ प्रोजेक्ट राज्य सरकार अलग अलग राज्यों में, नहीं ये महाराष्ट्र सरकार, हाँ। या फिर अलग अलग राज्यों में करना तो केंद्र आपको उसके हिसाब से पैसा गाइडेंस देता होगा कि आप यहाँ कहीं। तो 2 प्रकार की फंडिंग एजेंसी थी, यानी 3 प्रकार की बोलेंगे। एक थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका एक डिपार्टमेंट हुआ था साइंस एंड सोसाइटी डिवीजन, बराबर, वो उससे मुझे काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिले। जो भी प्रोजेक्ट दिया, एक भी प्रोजेक्ट उन्होंने हमारा रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि हमें कहा कि और बनाओ, बहुत अच्छी बात है, बना कर दीजिए। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि पैसा खाया जाता है, ये नहीं, आपका यदि अप्रोच सही है, आप काम अच्छे से करते हैं, 100 रुपये के बदले में 110 रुपये का काम करके देते हैं, तो सरकार आपको मदद करती है। तो वो डिपार्टमेंट में था। दूसरा था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया जिसके अंतर्गत वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क बनाया, उसके अंदर बिल्डिंग के लिए पैसा भी दिया और महिलाओं को प्रशिक्षण करने दिया। तो हमने आपके अमरावती के अंदर वो जो है ना ट्राइबल इलाका मेलघाट, वहाँ की बहनों को भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है। जो बहनें महीने में उनका गढ़ जो था 40-50 हज़ार रुपये कमाती थी। ये जो हमारा जामुन आता है, हाँ, जामुन का शरबत, वो इतना पॉपुलर हो गया अमरावती के अंदर कि कलेक्टर ऑफिस के अंदर लोग आकर ले जाते थे, फॉरेस्ट ऑफिस के यहाँ से आकर ले जाते थे, और काफ़ी बहनें उसके अंदर से उन लोगों को फायदा हुआ। पूरा नेचुरल तरीके से बना कर, नेचुरल तरीके से बनाने, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं। और वहाँ पर तो इतनी अमाप, इतने सारे वृक्ष हैं कि आम का वृक्ष भी आम तोड़े नहीं जाते, बेचे नहीं जाते। आप जाइए, पका हुआ आम तोड़ लीजिए आम से और सीधे खाइए, इतनी मुबलक। एक मराठी के अंदर पुस्तक छपी है, श्रीपाद दाभोलकर की है, उसका अंग्रेजी के अंदर नाम है प्लेंटी फॉर ऑल। बहुत सारा है, यानी आदमी ने लालच करके पेड़ों को काट दिया, जबकि नेचर ने तो खूब दिया हुआ था। विपुलाची सृष्टि मराठी के अंदर कहते हैं, विपुलाची सृष्टि, प्लेंटी फॉर ऑल, इतना अच्छा है। हमने उसी दरमियान मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक पॉलिसी ड्राफ्ट बना कर दिया, जो देश के अंदर उन्होंने लागू भी किया मिनिस्ट्री के अंदर। इसी दरमियान हमें 2021 के आसपास में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी का मेंबर बनाया। बहुत सही बात है आपकी, तो उन्होंने, बहुत अच्छा। उन्होंने ये सोचा कि ये जो हमने एक उनको चिट्ठी दी थी कि नागपुर से मनसर तक जो रोड बनाया गया है, उसमें आपने 35,000 वृक्षों को काट डाला। तब हमने एक चिट्ठी लिखी थी यहाँ के जो जजेस थे उन लोगों को, उनको वो रेफरेंस महाराष्ट्र के हाई कोर्ट, ये नागपुर की जो बेंच है, उनको हमने लिखा था। और वहाँ पर देने के बाद में क्या हुआ कि वो दोनों की दोनों व्यक्ति जो हैं जिनको वो चिट्ठी गई थी हमारी, वो बन गए सुप्रीम कोर्ट के जज, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नागपुर के ही थे, बोबड़े सर करके जी। तो उन्होंने हमें उसकी कमेटी का मेंबर बनाया। तो आजकल वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन का नाम लेती है, इसकी बात होती है, पेड़ों की कीमत, वो रिपोर्ट हमारी है, हमने उनको प्रस्तुत की थी। उसको हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर डाला भी, हमारी वेबसाइट भी है globalced.wrd.in, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। ग्लोबल
ग्लोबल सीईडी CED यानी सेंटर फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट तो ग्लोबल CED.WRDA यानी वर्धा वर्धा .in .in, तो ताकि वो लोगों इंडिया को का उसका फायदा मिल सके का और लोग फायदा उस मिल पर सके। तो उसमें हम लोगों ने काफी चीज डाली है, गांधी जी के विचारों से भरा पड़ा एक पूरा ये डाला हुआ है, अलग अलग कौन सी टेक्नोलॉजी है। वर्धा के अंदर आप घूमते होंगे तो कभी भी यदि आंबाड़ी का शरबत दिखे तो याद करना हमारी टीम ने जो है उसके ऊपर काम किया था। बहुत ही अच्छा और मधुर स्वाद वाला शरबत है। जी हाँ, मधुर भी है और पैसे की दृष्टिकोण से लोग कहते हैं ना कि पैसा मिलता नहीं है। 1 एकड़ 3.5 लाख रुपए का टर्नओवर देता है। अंबाड़ी का 1 एकड़ आंबाड़ी का खेत उत्पादन यदि लगाया तो उसमें 3 चीजें करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग। आप सिर्फ किसान बनकर नहीं चलेगा, किसान को एक उद्योजक भी बनना पड़ेगा, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये अलग अलग प्रकार की जो टीम बनती है, हमारे जो महिलाओं के बचत गट हैं, तो कोई खेती करे, कोई प्रोसेसिंग करे, कोई बेचे, हैं तो ये टीम वर्क से काम होगा। तो बिचौलिया खत्म हो जाता है और 3.5 लाख रुपया 1 एकड़ से। बहुत अच्छी बात है ये। आज जो एक प्रश्न है सरकार के पास कि भाई किसान आत्महत्या कर रहा है, ये एक उसके लिए एक आप उदाहरण। हाँ, वो आत्महत्या की कमेटी जो बनी थी उसके हम सदस्य भी थे। यहाँ पर वो कलेक्टर हुआ करते थे, साउथ के थे, शायद आपको नाम चोकलिंगम। मालूम है, चोकलिंगम साहब। उन्होंने हमें उनका मेंबर भी बनाया था, तो करीब 12 साल तक हम उसकी कमेटी के मेंबर रहे। हम ये मानते थे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे मिले, तो उस प्रकार की एक्टिविटी के अंदर हम रहे और आज भी वो कार्य आपका चल रहा है। वो हम लोग उस कार्य के अंदर लगे हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी जनरेशन अभी हम लोगों ने साल भर नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम किया, आसाम में। तो उसमें भी ये टेक्नोलॉजी से जनरेटेड जो थी वहाँ भी आंबाड़ी काफ़ी है, लेकिन उसके 40 प्रोडक्ट जो हमारी टीम ने बनाए, रत्ना उसमें काफ़ी इन्वॉल्व है। रत्ना है आपकी श्रीमती जी? जी हाँ, आपकी धर्मपत्नी। तो हम लोग तो बहुत अच्छी बात है और ये आपके सारे जो कार्य है वो देख करके बहुत अच्छा लगा और इसी प्रकार से और आपका विचार आगे भी हमें जानने मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।